नमस्कार दोस्तों, ये है चिंतन क्लासेज। मैं अजय बनारसी। हम लोग यूजीसी नेट और यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के सिलेबस के अनुसार कहानियों को हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे हैं। कहानी संख्या 5 जो कि राजा निर्बंसिया कमलेश्वर द्वारा रचित यह कहानी है। 1957 ईस्वी में यह लिखी गई। इसको हम लोगों ने एक पार्ट पढ़ा था। इसका कहानी थोड़ी लंबी है, इसलिए हम लोग एक पार्ट पढ़ चुके हैं जिसमें आधी कहानी समाप्त हो गई है और आधा से कुछ कम ही बचा हुआ है। आज इसको हम लोग आज पूरा करेंगे। जो लोग चैनल पे नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी वीडियो डाली जाए वह आपको तुरंत मिल सके। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम लोग प्रारंभ करते हैं इसका दूसरा पार्ट। ये कहानी है राजा निर्बंसिया। इसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे और चंदा बीच बीच में टोक कर बोलती जाती, इन्हें तो जब तक दाल में प्याज का भुना घी न मिले तब तक पेट ही नहीं भरता। यहाँ तक हम लोग फर्स्ट पार्ट में देख चुके थे। इसके आगे आज सेकेंड पार्ट में जो लोग उस वीडियो को ना देखे हों उस वीडियो को अवश्य देखें, क्योंकि जब तक पार्ट 1 नहीं देखेंगे तब तक ये आगे की कहानी आपको नहीं समझ में आएगी। तो उस वीडियो को आप लोग अवश्य देखें। इसके पहले भी हम लोगों ने 4 कहानी पढ़ चुके हैं। आप लोग उन सारी कहानियों को देख सकते हैं। ये जो कहानियाँ लगी हुई हैं वह यह यूजीसी नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर दोनों के लिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और आपको यहाँ से प्रश्न आपको कथन के रूप में और पात्र के रूप में देखने को मिलेंगे। आइए प्रारंभ करते हैं हम लोग। राजा निर्बंसिया कहानी कमलेश्वर द्वारा रचित पार्ट 2। आगे या नहीं भरता, यहाँ तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़े थे। आगे पढ़े या सिरका अगर इन्हें मिल जाए तो समझो सब कुछ मिल गया। पहले मुझे सिरका न जाने कैसा लगता था, पर अब ऐसा जबान पर चढ़ा है कि या इन्हें कागज़ सी पतली रोटी पसंद ही नहीं आती। जब मुझसे कोई पतली रोटी बनाने को कहे तो बनती ही नहीं। आदत पड़ गई है और फिर मन ही नहीं करता। पर चंदा की आंखें बचन सिंह की थाली पर ही जमी रहती। ये देखिए, बचन सिंह, चंदा, ये सब इस कहानी के पात्र हैं। आप लोग जो न देखे हों फर्स्ट इसका जो पार्ट है उसको देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो चंदा की आंखें बच्चन सिंह की थाली पर ही जमी रहती है। बच्चन सिंह कौन है? तो वो कंपाउंडर, हॉस्पिटल का कंपाउंडर है जो रिटायर होकर के इसके गांव में आया हुआ है। रोटी निपटी तो रोटी परोस दी। निपटी मतलब रोटी जब वो खा गए तो यह दूसरी रोटी दे दी। दाल खत्म नहीं हुई तो भी एक चमचा और परोस दी। और जगपति सिर झुकाए खाता रहता। जगपति जो चंदा का पति है वही है जगपति। सिर झुकाए खाता रहता, सिर्फ एक गिलास पानी मांगता और चंदा चौंक कर पानी देने से पहले कहती, अरे तुमने तो कुछ लिया भी नहीं। कहते कहते वह पानी दे देती और तब उसके दिल पर गहरी सी चोट लगती। न जाने क्यों वह खामोशी की चोट उसे बड़ी पीड़ा दे जाती, पर वह अपने को समझा लेती। कोई मेहमान तो नहीं है, मांग सकते थे, भूख नहीं होगी। आगे जगपति खाना खाकर टाल पर लेटने चला जाता, क्योंकि अभी तक कोई चौकीदार नहीं मिला था। छप्पर के नीचे तख्त पर जब वह लेटा तो अनायास ही उसका दिल भर भर आता। पता नहीं कौन कौन से दर्द एक दूसरे से मिलकर तरह तरह की टीस, चटक और ऐंठन पैदा करने लगते। कोई एक रग दुखती तो वह सहलाता भी। जब सभी नसें चटकती
हो तो कहाँ कहाँ राहत का अकेला हाथ सहलाए। लेटे लेटे उसकी निगाह ताड़ के उस ओर बनी पुख्ता कब्र पर जम जाती, जिसके सिरहाने कटीला बबूल का एकाकी पेड़ सुन्न सा पड़ा पड़ा रहता, जिस कब्र पर एक पर्दा नशीन और बड़े लिहाज से आकर सवेरे सवेरे बेला और चमेली के फूल चढ़ा जाती, घूम घूम कर उसके फेरे लेती और माथा टेक कर कुछ कदम उदास उदास सी चलकर एकदम तेजी से मुड़कर बिसातियों के मोहल्ले में खो जाती। शाम होते फिर आती, एक दिया बारती और अगरबत्तियाँ जलाती, फिर मुड़ते हुए ओढ़नी का पल्ला कंधों पर डालती तो दिए की लौ कांपती, कभी कांप कर बुझ जाती, पर उसके कदम बढ़ चुके होते, पहले धीमे थके उदास से और फिर तेज सदे सामान्य से, और वह फिर उसी मोहल्ले में खो जाती। और तब रात की तन्हाइयों में बबूल के कांटों के बीच उस साँय साँय करते ऊंचे नीचे मैदान में जैसे उस कब्र से कोई रूह निकल कर निपट अकेली भटकती रहती। आगे देखते हैं। तभी तार पर बैठे सुर्ख गर्दन वाले गिद्ध मनहूस सी आवाज में किलबिला उठते और ताड़ के पत्ते भयानकता से खड़बड़ा उठते। जगपति का बदन कांप जाता और वह भटकती रूह जिंदा रह सकने के लिए जैसे कब्र की ईंटों में बबूल के साया तले दुबक जाती। जगपति अपनी टांगों को पेट से खींचकर कंबल से मुंह छुपा औंधा लेट जाता। तड़के की ठेके पर लगे लकड़हारे लकड़ी चीरने आ जाते, तब जगपति कंबल लपेट घर की ओर चला जाता। राजा रोज सवेरे। अब यहाँ दूसरी कहानी, मैंने आपको पहले कहानी में बताया था कि इसमें दो कहानियाँ समानांतर चलती हैं, तो वही अब यहाँ दूसरी कहानी राजा की आ गई कि राजा रोज सवेरे टहलने जाते थे। माँ सुनाया करती थी, एक दिन जैसे ही महल के बाहर निकल कर आए कि सड़क पर झाड़ू लगाने वाली मेहतरानी उन्हें देखते ही अपना झाड़ू पंजा पटक कर माथा पीटने लगी और कहने लगी, हाय राम, आज राजा निर्बंसिया का मुंह देखा है, न जाने रोटी भी नसीब होगी कि नहीं, न जाने कौन सी विपत टूट पड़े। राजा को इतना दुख हुआ कि उल्टे पैरों महल को लौट गए। मंत्री को हुक्म दिया कि उस मेहतरानी का घर नाज से भर दें। नेक्स्ट। तुम क्यों आ गए भाई, तुम हटो। नाच से भर दे आगे। और सब राजसी वस्त्र उतार राजा उसी क्षण जंगल की ओर चले गए। उसी रात रानी को सपना हुआ कि कल की रात तेरी मनोकामना पूरी करने वाली है। रानी बहुत पछता रही थी, पर फौरन ही रानी राजा को खोजती खोजती उस समय उस सराय में पहुंच गई जहां वह टिके हुए थे। रानी भेष बदलकर सेवा करने लगी। भटियारिन बनकर राजा के पास रात में पहुंची, रात भर उनके साथ रही और सुबह राजा के जगने से पहले सराय छोड़ महल में लौट गई। राजा सुबह उठकर दूसरे देश की ओर चले गए। 2 ही दिनों में राजा के निकल जाने की खबर राजभर में फैल गई। राजा निकल गए, चारों तरफ यही खबर थी। पैराग्राफ ध्यान दीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। और उस दिन टोले मोहल्ले के हर आंगन में बरसात के मेघ की तरह यह खबर बरस कर फैल गई कि चंदा के बाद बच्चा होने वाला है। चंदा कौन? तो जगपति की जो औरत थी। नुक्कड़ पर जमुना सुनार की कोठरी में फीकती सुरही रुक गई। मुंशी जी ने अपना मीजान लगाना छोड़ विस्फारित नेत्रों से ताक कर खबर सुनी। बंसी
किराने वाले ने कुएं में से आधी गई रस्सी खींच डोल मन पर पटक कर सुना। सुदर्शन दर्जी ने मशीन के पहिए को हथेली से रगड़ कर रोक कर सुना। हंसराज पंजाबी ने अपनी नील लगी मल गुजरी कमीज की आस्तीनें चढ़ाते हुए सुना। और जगपति की बेवा चाची ने औरतों के जमघट में बड़े विश्वास पर भेद भरे स्वर में सुनाया। क्या सुनाया, इसको ध्यान दीजिए। आज देखिए, यहाँ से महत्वपूर्ण पैराग्राफ है। आज 6 साल हो गए शादी को, न बाल न बच्चा, न जाने किसका पाप है उसके पेट में और किसका होगा सिवा उस मुसडंडे कंपाउंडर के। वही कंपाउंडर जो बच्चन सिंह है, उसी के ऊपर लोग कर रहे हैं। न जाने कहाँ से कुलच्छनी इस मोहल्ले में आ गई। इस गली की तो पुश्तों से ऐसी मर्जाद रही है कि गैर मर्द औरत की परछाई तब नहीं देख पाए। यहाँ के मर्द तो बस अपने घर की औरतों को जानते हैं, उन्हें तो पड़ोसी के घर की जनानियों की गिनती तक नहीं मालूम। यह कहते कहते उनका चेहरा तमतमा आया और सब औरतें देवलोक की देवियाँ की तरह गंभीर बनी। अपनी पवित्रता की महानता के बोझ से दबी धीरे धीरे खिसक गई। सुबह यह खबर फैलने से पहले जगपति टाल पर चला गया था, पर सुनी उसने भी आज ही थी। दिन भर वह तख्त पर कोने की ओर मुंह किए पड़ा रहा। न ठेके की लकड़ियाँ चिराई, न बिक्री की ओर ध्यान दिया, न दोपहर का खाना खाने ही घर गया। जब रात अच्छी तरह फैल गई तब हिंसक पशु की भांति उठा। उसने अपनी उंगलियां चटकाई, मुट्ठी बांध कर बाँह का जोर देखा तो नसें तनी और बाँह में कठोर कंपन सा हुआ। उसने 3-4 पूरी सांसें खींची और मजबूत कदमों से घर की ओर चल पड़ा। कौन? तो वह जगपति। मैदान खत्म हुआ, कंकड़ की सड़क आई, सड़क खत्म हुई, गली आई, पर गली के अंधेरे में घुसते वह सहम गया, जैसे किसी ने अदृश्य हाथों से उसे पकड़कर सारा रक्त निचोड़ लिया। उसकी फटी हुई शक्ति की नस पर हिम शीतल होंठ रखकर सारा रस चूस लिया और गली के अंधेरे की ही कारत भरी कालिक और भी भारी हो गई, जिसमें घुसने से उसकी सांस रुक जाएगी, घुट जाएगी। आगे देखिए। वह पीछे मुड़ा पर रुक गया। फिर कुछ संयत होकर वह चोरों की तरह निशब्द कदमों से किसी तरह घर की भीतरी देहरी तक पहुंच गया। दाईं ओर की रसोई वाली दहलीज में कुप्पी टिमटिमा रही थी और चंदा अस्त व्यस्त सी दीवार से टिके टेके शायद आसमान निहारते निहारते सो गई थी। कुप्पी का प्रकाश उसके आधे चेहरे को उजागर किए था और आधा चेहरा गहन कालिमा में डूबा अदृश्य था। वह खामोशी से खड़ा ताकता रहा। चंदा के चेहरे पर नारीत्व की प्रौढ़ता आज उसे दिखाई दी। चेहरे की सारी कमनीयता न जाने कहाँ खो गई थी। उसका अछूतापन न जाने कहाँ लुप्त हो गया था। फूला फूला हुआ जैसे टहनी से तोड़े फूल को पानी में डालकर ताज़ा किया गया हो, जिसकी पंखुड़ियों में टूटन की सुरमई रेखाएं पड़ गई हों, पर भीगने से भारीपन आ गया हो। उसके खुले पैर पर उसकी निगाह पड़ी तो सूजा सा लगा, एड़ियाँ भरी सूजी सी और नाखूनों के पास अजब सा सूखापन। किसके? चंदा के। जब जगपति देखा तो उसके शरीर की इस प्रकार की स्थिति हो गई थी। जगपति का दिल एक बार महसूस उठा। उसने चाहा कि बढ़कर उसे उठा ले, अपने हाथों से उसका पूरा शरीर छू छू कर सारा कलुष
पोंछ दे, उसे अपनी सांसों की अग्नि में तपाकर एक बार फिर पवित्र कर ले और उसकी आँखों की गहराई में झांक कर कहे, देवलोक के किस शापवश निर्वासित हो तुम इधर आ गई चंदा, यह शाप तो अमिट था। तभी चंदा ने हड़बड़ा कर आंखें खोली। जगपति को सामने देख उसे लगा कि वह एकदम नंगी हो गई हो। अतिशय लज्जित हो उसने अपने पैर समेट लिए, घुटनों से धोती नीचे सरकाई और बहुत संयत सी उठकर रसोई के अंधेरे में खो गई। जगपति एकदम हताश हो वही कमरे की देहरी पर चौखट से सिर टिका बैठ गया। नज़र कमरे में गई तो लगा कि पराये स्वर यहाँ गूंज रहे हैं, जिनमें चंदा का भी एक है। एक तरफ घर के हर कोने से अंधेरा सैलाब की तरफ बढ़ता आ रहा था। एक अजीब निस्तब्धता असमंजस गति पर पथभ्रष्ट शक्लें पर आकारहीन। खाना खा लेते, चंदा का स्वर कानों में पड़ा। वह अनजाने ऐसे उठ बैठा जैसे तैयार बैठा हो। उसकी बात की आज तक उसने अवज्ञा न की थी। खाने तो बैठ गया पर कौर नीचे नहीं सरक रहा था। तभी चंदा ने बड़े सधे स्वर शब्दों में कहा, कल मैं गांव जाना चाहती हूँ। जैसे वह इन सूचना से परिचित था, बोला, अच्छा। कौन बोला? जगपति। चंदा फिर बोली, मैंने बहुत पहले घर चिट्ठी डाल दी थी, भैया कल लेने आ रहे हैं। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला, यानी उदास मन से उसने कहा, ठीक। तो ठीक है, जगपति वैसे ही डूबा डूबा बोला। चंदा का बांध टूट गया और वह वहीं घुटनों में मुंह दबाकर कातर सी फफक फफक कर रो पड़ी। न उठ सकी न हिल सकी। जगपति क्षण भर को विचलित हुआ, पर जैसे जम जाने के लिए उसके ओठ फड़के और क्रोध के ज्वालामुखी को जबरन दबाते हुए भी वह फूट पड़ा। यह सब मुझे क्या दिखा रही है बेशर्म, बेगैरत? उस वक्त नहीं सोचा था जब मेरी लाश तले। कुछ और कहना चाहता है लेकिन शांत हो जाता है। तब की बात झूठ है। सिसकियों के बीच चंदा का स्वर फूटा, लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया। एक भरपूर हाथ चंदा की कनपटी पर आग सुलगाता पड़ा और जगपति अपनी हथेली दूसरे से दबाता खाना छोड़ कोठरी में घुस गया और रात भर कुंडी चढ़ाए उसी कालिख में घुटता रहा। दूसरे दिन चंदा घर छोड़ अपने गांव चली गई। जगपति पूरा दिन और रात टाल पर ही काट देता। उसी वीराने में तालाब के बगल कब्र बबूल और ताड़ के पड़ोस में पर मन मुर्दा हो गया था। जबरदस्ती वह अपने को वहीं रोके रहता। उसका दिल होता कहीं निकल जाए, पर ऐसी कमजोरी उसके तन और मन को खोखला कर गई थी कि चाहने पर भी वह जा न पाता। हिकारत भरी नजरें सहता पर वही पड़ा रहता। काफ़ी दिनों बाद जब नहीं रह गया तो एक दिन जगपति घर पर ताला लगा नज़दीक के गांव में लकड़ी कटाने चला गया। उसे लग रहा था कि अब वह पंगु हो गया है, बिल्कुल लंगड़ा, एक रेंगता कीड़ा जिसके न आँख है, न कान, न मन, न इच्छा। वह सब बाग में पहुंच गया जहां खरीदे पेड़ कटने थे। दो आरे वालों ने पतले पेड़ के तने पर आरा रखा और कर कर का आबाद शोर शुरू हो गया। दूसरे पेड़ पर बने और सकुरे की कुल्हाड़ी बज उठी और गांव से दूर उस बाग में एक लयपूर्ण शोर शुरू हो गया। जड़ पर कुल्हाड़ी पड़ती तो पूरा पेड़ थर्रा जाता। करीब के खेत की मेड़ पर बैठे जगपति का शरीर भी जैसे कांप कांप उठता। चंदा ने कहा था,
लेकिन जब तुमने मुझे बेच दिया, क्या वह ठीक कहती थी? क्या बच्चन सिंह ने टाल के लिए जो रुपए दिए थे उसका ब्याज इधर चुकता हुआ? क्या सिर्फ वही रुपए आग बन गए जिसकी आंच में उसकी सहनशीलता, विश्वास और आदर्श मोम से पिघल गए? सकुरे बाग से लगे डंडे पर सकुरे बाग से लगे दड़े पर से किसी ने आवाज़ लगाई। सकुरे ने कुल्हाड़ी रोककर वहीं से हाँक लगाई। कोने के खेत से लीक बनी है, जरा मेड़ मारकर नंगा ला गाड़ी। जगपति का ध्यान भंग हुआ। उसने मुड़कर दड़े पर आंखें गड़ाई तो 2 भैंसा गाड़ियां लकड़ी भरने के लिए आ पहुंची थी। सकुरे ने जगपति के पास आकर कहा, सकुरे वो जो लकड़ी काटने वाले हैं उसका नाम है, एक गाड़ी का भूर्त तो हो गया, बल्कि 1.5 का। अब इस पतरिया पेड़ को न छांट दे। जगपति ने उस पेड़ की ओर देखा जिसे काटने के लिए सकुरे ने इशारा किया था। पेड़ की शाख हरी पत्तियों से भरी थी। वह बोला, अरे यह तो हरा है, अभी इसे छोड़ दो। हरा होने से क्या उखड़ दो गया है, न फूल का न फल का। अब कौन इसमें फल फूल आएंगे? 4 दिन में पत्ती झुरा जाएगी। सकुरे ने पेड़ की ओर देखते हुए उस्तादी अंदाज से कहा, जैसा ठीक समझो। जगपति ने कहा और उठकर मेड़ पक्के कुएं पर पानी पीने चला गया। आगे देखते हैं। दोपहर ढलते गाड़ियां भरकर तैयार हुई और शहर की ओर रवाना हो गई। जगपति को उनके साथ आना पड़ा। गाड़ियां लकड़ी से लदी शहर की ओर चली जा रही थी और जगपति गर्दन झुकाए कच्ची सड़क की धूल में डूबा भारी कदमों से धीरे धीरे उन्हीं की बजती घंटियों के पास निर्जीव सा बढ़ता जा रहा था। कई बरस बाद राजा परदेश से बहुत सा धन कमाकर गाड़ी में लाद कर अपने देश की ओर लौटे। अब दूसरी कहानी जो राजा की है उसकी बात हो रही है। माँ सुनाया करती थी, राजा की गाड़ी का पहिया महल से कुछ दूर पतेल की झाड़ी में उलझ गया। हर तरह कोशिश की पर पहिया न निकला। तब एक पंडित ने बताया कि सकट के दिन का जन्मा बालक अगर अपने घर की सुपारी लाकर उसमें छुआ दे तो पहिया निकल जाएगा। वही 2 बालक खेल रहे थे। उन्होंने यह सुना तो कूद कर पहुँचे और कहने लगे कि हमारी पैदाइश सकट की है, पर सुपारी तब लाएंगे जब तुम आधा धन देने का वादा करो। राजा ने बात मान ली। बालक दौड़े दौड़े घर गए, सुपारी लाकर छुआ दी, फिर घर का रास्ता बताते आगे आगे चले। आखिर गाड़ी महल के सामने उन्होंने रोक ली। आगे देखते हैं। राजा को बड़ा अचरज हुआ कि हमारे ही महल में ये 2 बालक कहाँ से आ गए। भीतर पहुँचे तो रानी खुशी से बेहाल हो गई। पर राजा ने पहले उन बालकों के बारे में पूछा तो रानी ने कहा कि ये दोनों बालक उन्हीं के राजकुमार हैं। राजा को विश्वास नहीं हुआ। रानी बहुत दुखी हुई। गाड़ियां जब टाल पर आकर लगी और जगपति तरक पर हाथ पैर ढीले करके बैठ गया। अब यहाँ जगपति की कहानी आ गई। तो पगडंडी से गुजरते मुंशी जी ने उसके पास आकर बताया, अभी उस दिन वसूली में तुम्हारी ससुराल के नज़दीक एक गांव में जाना हुआ तो पता लगा कि 15-20 दिन हुए चंदा के लड़का हुआ है। और फिर जैसे मोहल्ले में सुनी सुनाई बातों पर पर्दा डालते हुए बोले, भगवान के राज में देर है अंधेर नहीं जगपति भैया।
जगपति ने सुना तो पहले उसने गहरी नज़रों से मुंशी जी को ताका, पर वह उनके तीर का निशाना ठीक ठीक नहीं खोज पाया, पर सब कुछ सहन करते हुए बोला, देर और अंधेर दोनों हैं। अंधेर तो सरासर है, तिरिया चरित्र है, सब बड़े बड़े हार गए हैं। कहते कहते मुंशी जी रुक गए, पर कुछ इस तरह जैसे कोई बड़ी भेद भरी बात है जिसे उनकी गोल होती हुई आंखें समझा देंगी। जगपति मुंशी की तरफ ताकता रह गया। मिनट भर मनहूस सा मौन छाया रहा। उसे तोड़ते हुए मुंशी जी बड़ी दर्द भरी आवाज़ में बोले, सुन तो लिया कर होगा तुमने। क्या कहने को जगपति कह गया, पर उसे लगा कि अभी मुंशी जी उस गांव में फैली बातों को ही बड़ी बेदर्दी से कह डालेंगे। उसने नाहक पूछा। तभी मुंशी जी ने उसकी नाक के पास मुंह ले जाते हुए कहा, चंदा दूसरे के घर बैठ रही है, कोई मधुसूदन है वही का, पर बच्चा दीवार बन गया है। चाहते तो वो यही है कि मर जाए तो रास्ता खुले, पर राम जी की मर्जी। सुना है बच्चा रहते भी वह चंदा को बैठाने को तैयार है। जगपति की सांस गले में अटक कर रह गई। बस आंखें मुंशी जी के चेहरे पर पथराई सी जड़ी थी। मुंशी जी बोले, अदालत से बच्चा तुम्हें मिल सकता है, अब काहे का शर्म लिहाज। अपना कहकर किस मुंह से मांगूं बाबा, हर तरफ तो कर्ज से दबा हूँ, तन से, मन से, पैसे से, इज्जत से, किसके बल पर दुनिया संजोने की कोशिश करूं। कहते कहते वह अपने में खो गया। मुंशी जी वही बैठ गए। जब रात झुक आई तो जगपति के साथ ही मुंशी जी भी उठे। उसके कंधे पर हाथ रखे वे उसे गली तक लाए। अपनी कोठरी आने पर पीठ सहलाकर उन्होंने उसे छोड़ दिया। वह गर्दन झुकाए गली के अंधेरे में उन्हीं ख्यालों में डूबा, जैसे चलता चला आया, जैसे कुछ हुआ ही न हो, पर कुछ ऐसा बोझ था जो न सोचने देता और न समझने देता। थोड़ी सी तबीयत ना मिजाज है। जब चाची की बैठक के पास से गुजरने लगा तो सहसा उसके कानों में भनक पड़ी, आ गए सत्यानाशी कुलबोरन। उसने जरा नज़र उठाकर देखा तो गली की चाची भौजाइयाँ बैठक में जमा थी और चंदा की चर्चा छिड़ी थी, पर वह चुपचाप निकल गया। इतने दिनों बाद ताला खोला और बरोठे के अंधेरे में कुछ सूझ न पड़ा तो एकाएक वह रात उसकी आंखों के सामने घूम गई, जब वह अस्पताल से चंदा के साथ लौटा था। बेवा चाची का वह जहर बूझ तीर आ गए राजा निर्बंसिया अस्पताल से, और आज सत्यानाशी कुलबोरन, और स्वयं उसका वह वाक्य जो चंदा को छेद गया था, तुम्हारे कभी कुछ न होगा। और उस रात की शिशु चंदा का लड़का हुआ है, वह कुछ और जनती, आदमी का बच्चा न जनती, वह और कुछ भी जनती, कंकड़ पत्थर, वह नारी न बनती, बच्ची ही बनी रहती। उस रात की शिशु चंदा, पर चंदा यह सब क्या करने जा रही है। उसके जीते जी वह दूसरे के घर बैठने जा रही है, यानी दूसरे से शादी करने जा रही है। ये बात हो रही है। कितने बड़े पाप में ढकेल दिया चंदा को, पर उसे भी तो कुछ सोचना चाहिए। आखिर क्या, पर मेरे जीते जी तो यह सब अच्छा नहीं। वह इतनी घृणा बर्दाश्त करके भी जीने को तैयार है, या मुझे जलाने को। वह मुझे नीच समझती है, कायर नहीं। तो एक बार खबर तो लेती, बच्चा हुआ तो पता लगता, पर नहीं, वह उसका कौन है, कोई भी नहीं। औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी औलाद ही तो वह स्नेह की धुरी है, जो आदमी औरत के पहियों को साध कर तन के दलदल से पार ले जाती है। नहीं तो हर
औरत बेश्या है और हर आदमी वासना का कीड़ा। तो क्या चंदा औरत नहीं रही? वह जरूर औरत थी, पर स्वयं मैंने उसे नरक में डाल दिया। वह बच्चा मेरा कोई नहीं, पर चंदा तो मेरी है। एक बार उसे ले आता, फिर यहाँ रात के मोहक अंधेरे में उसके फूल से अधरों को देखता, निर्द्वंद सोई पलकों को निहारता, सांसों की दूध सी अछूती महक को समेट लेता। आज का अंधेरा, घर में तेल भी नहीं जो दिया जला ले, और फिर किसके लिए कौन जलाए? चंदा के लिए, पर उसे तो बेच दिया था। सिवा चंदा के कौन सी संपत्ति उसके पास थी जिसके आधार पर कोई कर्ज देता? कर्ज न मिलता तो यह सब कैसे चलता? काम पेड़ कहाँ से कटते? और तब सकुरे के वे शब्द उसके कानों में गूंज गए, हरा होने से क्या उखड़ तो गया? वह स्वयं भी तो एक उखड़ा हुआ पेड़ है, न फल का न फूल का, सब व्यर्थ ही हो तो है। जो कुछ सोचा उस पर कभी विश्वास न कर पाया। चंदा को चाहता रहा, पर उसके दिल में चाहत न जगा पाया। उसे कभी कहीं से एक पैसा मांगने पर डांटता रहा, पर खुद लेता रहा, और आज वह दूसरे के घर बैठ रही है। उसे छोड़कर वह अकेला है। हर तरफ बोझ है जिसमें उसकी नस नस कुचली जा रही है, रग रग फट, और वह किसी तरह टोल कर भीतर घर में पहुंचा। पर उसी रात जगपति अपना सारा कारोबार त्याग अफीम और तेल पीकर मर गया, क्योंकि चंदा के पास कोई दैवी शक्ति नहीं थी और जगपति राजा नहीं, बच्चन सिंह कंपाउंडर का कर्जदार था। राजा ने दो बातें की, माँ सुनाती थी। एक तो रानी के नाम से उन्होंने बहुत बड़ा मंदिर बनवाया, और दूसरे राज के नए सिक्कों पर बड़े राजकुमार का नाम खुदवा कर चालू किया, जिससे राज भर में अपने उत्तराधिकारी की खबर को हो जाए। जगपति ने मरते वक्त दो पर्चे छोड़े, एक चंदा के नाम, दूसरा कानून के नाम। चंदा को उसने लिखा था, चंदा मेरी अंतिम चाह यही है कि तुम बच्चे को लेकर चली आना। अभी 1 2 3 मेरी लाश की दुर्गत होगी, तब तक तुम आ सकोगी। चंदा आदमी को पाप नहीं पश्चाताप मारता है। मैं बहुत पहले मर चुका था, बच्चे को लेकर जरूर चली आना। कानून को उसने लिखा था देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा कि उसे लिखा था, यानी ये चंदा को लिखा था, यहाँ के कानून को लिखा था। ये दोनों पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग। किसी ने मुझे मारा नहीं, कानून को लिखकर उसने कहा कि किसी ने मुझे मारा नहीं, किसी आदमी को ने नहीं। मैं जानता हूँ कि मेरे जहर की पहचान करने के लिए मेरा सीना चीरा जाएगा, उसमें जहर है। मैंने अफीम नहीं, रुपए खाए हैं, उन रुपयों में कर्ज का जहर था, उसी ने मुझे मारा है। मेरी लाश तब तक न जलाई जाए जब तक चंदा बच्चे को लेकर न आ जाए, आग बच्चे से दिलवाई जाए, बस। माँ जब कहानी समाप्त करती थी तो आसमान बैठे बच्चे फूल चढ़ाते थे। मेरी कहानी भी खत्म हो गई, पर एक डैश 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 डाट दिया है, यानी आपको इसके आगे बताना है कि इसका क्या उद्देश्य है, ये क्या कहना चाहता है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस राजा निर्बंसिया नामक कहानी को 2 पार्ट में आज कंप्लीट किया। आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करें। जो चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस कर दें। ओके, थैंक यू, धन्यवाद।